दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी लखनऊ वाली लड़की। सारा चूल्हा उड़कर फेफड़ों में आ गया था। मैं खांसने लगी तो नकुल के पापा ने तंज कस दिया। तुम्हें शहर की हवा लग गई है। अब तो तुमसे चूल्हा भी नहीं फूका जाता। मैंने उनको तीखी नजर से देखा और कहा, बहू आएगी ना तब उसको कहना चूल्हा फूकने को। ना तुम बाप बेटे के पीछे वो फूकनी लेके दौड़ी तो कहना। नकुल ने होठों के बीच हंसी दबा ली। नकुल के पापा ने घर के पिछवाड़े में बहुत जिद करके चूल्हा बनवाया था। गैस चूल्हे पर सिकी हुई बाजरे की भाकरी उनको जरा नहीं भाती थी। शहर में आकर 30 बरस हो गए थे, लेकिन गांव का आदमी शहर में चाहे पूरी जिंदगी गुजार दे, उसके दिल से गांव नहीं निकलता। नकुल के पापा ने भी जहां तहां मुमकिन हुआ गांव का एक टुकड़ा बसा दिया था। चूल्हे की ईंट से टिकी हुई कोयलों पर रखी हुई भाकरी जब धीरे धीरे फूलने लगती तो नकुल के पापा अपनी तैयारी में जुट जाते थे। प्याज फोड़कर थाली में रख देते, पानी का लोटा भर लाते, हरे चने की उसल, हरी मिर्च, लहसुन और भुनी हुई मूंगफली का ठेचा, कुल्हड़ में दही, नाचनी यानी रागी का लाल पापड़ और गेहूं के दूध से बनी हुई कुरवड़ी। गर्मी की दोपहर में अक्सर हमारा खाना घर के पिछवाड़े में आम तले होता। कच्ची कैरी नकुल को बहुत पसंद थी। हर थाली में वो जरूर होती। नकुल ने मेरे हाथ से फूंकनी ले ली और खुद चूल्हा फूंकने लगा। आई तू अब उठ, मैं कर देता हूं। मैं उठकर झूले पर जाकर जम गई। इस लड़के ने कभी मुझे रसोई में अकेले नहीं खपने दिया। बचपन से हर काम में हाथ बटाता था। 2 दिन ताप चढ़ जाए और बिस्तर पकड़ लूं तो ये फिक्र कभी नहीं हुई कि बाप बेटे खाएंगे क्या। बगल वाली देशपांडे की तरह मैंने बीमारी में कभी रसोई में कदम नहीं रखा। उस बेचारी के तो 3 बेटे होकर भी किसी काम के नहीं। कोई चाय भी बनाकर पिलाए तो कसम है तुम लड़के हो ये कहकर उनको कभी रसोई में घुसने नहीं दिया। और अब ऐसी हालत है कि बेचारी बीमार पड़ती है तो गैस चूल्हा फर्श पर रखवा कर बैठे बैठे सारा खाना बना लेती हैं। मैंने और नकुल ने कहा भी था कि भाजी चपाती हम लोग भेज दिया करेंगे, आप कुकर चढ़ा देना। लेकिन अब हम ठहरे मटन खाने वाले, वो भी लाल, सफेद, पीला, तीनों रसों वाला मटन, अस्सल कोल्हापुरी। वो कहाँ हमारे हाथ का बना कुछ खाएंगी। नकुल के पापा ने भाकरी का चूरा किया और रस्सा मिला दिया। उनका ये तरीका मुझे जरा नहीं भाता था। जब से नकुल के लिए रिश्ता देखने का तय हुआ था, मैंने इनको टोकना शुरू कर दिया था। मुझसे आज भी रहा नहीं गया। आपका लड़का पढ़ी लिखी मॉडर्न टाइप की बहू लाने वाला है, उसके सामने ऐसे खाना खाएंगे? उंगलियां देखिए कैसे डूब गई रस्से में। भाई अब देसी आदमी की बहू बनेगी तो ये सब तो सहना पड़ेगा। वो हंसने लगे। यूं तो नकुल ऐसी बातों पर शर्मा जाता था, लेकिन आज वो चुप था। चुपचाप उठकर अंदर चला गया। मैंने तवे को चूल्हे से टिकाकर रख दिया और एक नजर इनको देखा, लेकिन ये अपने पान पर कत्था रंगने में लगे हुए थे। इशारों को समझना इस आदमी को जिंदगी में कभी आया ही नहीं। जब नई नई शादी हुई थी, पहली वट सावित्री थी मेरी। साड़ी का फॉल एड़ी के पास से खुल रहा था। इनको आंखों से इशारा करके बुलाया और मैंने नजरें एड़ी की तरफ घुमाई। पूरी बैठक के सामने पूछ बैठे, क्या हुआ शकुंतला, पाँव में कुछ लगा है क्या? उस दिन से मैंने 4 लोगों में इनको इशारा करना ही बंद कर दिया था। लेकिन आज नकुल की चुप्पी की वजह इनसे खुलकर नहीं पूछ सकती थी। मैं थालियां समेट ही रही थी कि नकुल दोबारा सामने आकर खड़ा हो गया। आप दोनों से कुछ बात करनी है। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। मैंने आंखों से इन्हें इशारा किया कि आप ही पूछिए क्या बात है। पोर इतना फड़ाए का, लड़की का चक्कर तो नहीं? इन्होंने हाथ धोते हुए बड़ा सीधा सपाट सवाल कर दिया। लो, ये होता है इनको इशारे करने का नतीजा। मैंने माथे पर हाथ मार लिया। जिस दिन ये किसी बात को नरमी से कहना सीख जाए ना, उस दिन मैं अंबाबाई को प्रसाद चढ़ाऊंगी सच्ची। नकुल की चुप्पी ने बता दिया था कि लड़के ने अपने मन की कर ली है। दोपहर भर नकुल हम दोनों को उसकी तस्वीरें दिखाता रहा। लड़की की तस्वीर देखकर ये बड़ा खुश हुए थे। लखनऊ की लड़की थी, अदिति। तस्वीर में तो ठीक ठाक ही लग रही थी। ये तो झट से मान गए थे। पर मुझ मरी को इतने में चैन कहाँ पड़ रहा था।
नकुल ने उसकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए थे, लेकिन मुझे उसकी बातों पर रत्ती भर का भरोसा नहीं था। प्यार के जोगी को मरुथल में भी कुएं दिखते हैं। मैंने 2 दिन तक नकुल को कोई जवाब नहीं दिया। वो दिन भर में रसोई के 4 चक्कर काट जाता। कभी कोई मसाला पीस देता, कोई चटनी बना देता, घुमा घुमा के अदिति की बात करने लगता। मैंने तो भैया चुप्पी साध ली थी। इकलौता बेटा था मेरा। 4 घरों के चाय पोहे खाने का सुख भी नहीं भोगने मिला। 1-2 लड़कियों से मिल लेती, उनसे 1-2 उल्टे सवाल कर लेती, फिर हमें बताता इस लखनऊ वाली के बारे में। सारे नाज नखरे दिखाने के सपने धरे के धरे रह गए थे। तीसरी सुबह मैं छत पर गेहूं के दूध की कुरवड़ी बना रही थी। पन्नी पर सांचे से एक एक कुरवड़ी रंगोली की तरह सज रही थी। नकुल ने मुझे वहां पकड़ ही लिया। काहे चला आई? तुझे पसंद नहीं है क्या अदिति? मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो बेचारा छत के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। तू नहीं मानेगी तो क्या मैं खुश रह पाऊंगा? वो बुदबुदाया। आखिर था तो मेरा ही खून। ड्रामा करने में कोई कम थोड़े था। जाकर परसों ले आ खाने पे। देखूंगी कि तेरी लखनऊ वाली इस मराठी घर को कैसे संभालती है। वो मुझे चूम कर सीधा नीचे भाग गया। 26 साल का लड़का, लेकिन ऐसे दौड़ा जैसे मैंने कुल्फी के लिए अठन्नी दे दी हो। आज पीतल के पतीले मांझ कर कमर टूट गई थी। सास ने दिए थे, बेच भी तो नहीं सकते। पहले तो उनको सोने की तरह चमका देती थी मैं, अब घुटने बोलने लगे थे। सारा काम निपटाकर मैं बिस्तर पर आकर पसर गई। इनकी शायद आंख लग गई थी। इतनी थकान के बावजूद मन में ख्याल ऐसे झूल रहे थे जैसे सर्कस के बाजीगर। कौन कहाँ की लड़की आकर सारी रसोई संभाल लेगी। यहाँ तो दोनों बाप बेटे खाने के शौकीन थे। पता नहीं वो आएगी तो इन दोनों को खुश रख पाएगी या नहीं। मेरा क्या है, मैं तो बिल्ली की तरह जहां धकेल दो वहां खड़ी हो जाती हूँ। लेकिन इनको तो रोज नया पकवान चाहिए होता है। वो यूपी वाली लड़की पता नहीं क्या खाती पकाती होगी। हमारा काला मसाला, कांदा लहसुन मसाला, पीला रस्सा, ये सब बना लेगी। और कहीं शुद्ध शाकाहारी निकल आई तो? मैंने माथे पर हाथ मार लिया। इनकी आवाज एकदम से कान में आ धमकी। सो जाओ शकुंतला, कब से करवट बदले जा रही हो? गद्दी छीनने का डर लग गया क्या? इन्होंने तंज कस दिया। झोपा कब चुप, कहकर मैंने गुस्से में लैम्प बुझा दिया। आज वो आने वाली थी। नकुल की खुशी के लिए मैंने सोच लिया था कि इस लड़की के लिए कुछ खास बनाऊंगी। लखनऊ वाले दशहरी के दीवाने होते ना, तो बड़ी खोज खोज के एक रेसिपी निकाली, आम का सालन। नकुल बड़े प्यार से छोटे छोटे आम छील रहा था। मैंने मटकी से खट्टा दही निकाला, उसमें चुटकी भर हींग मिलाया, 1 चम्मच भर के बेसन मिला दिया, नारियल का दूध भी जरा सा मिला दिया, आधे से भी आधा कप। पानी में घुली हुई इमली 1 चम्मच मिला दी। नकुल से चखवाया तो कहने लगा, वो तुझ पे जान छिड़क देगी आई। अरे जा, वो मेरी तरह खाना बना के दिखाए तब जानू। दही को अच्छे से मिला जरा, देख गुठली ना बने कोई। नकुल दही मिलाने में लग गया और मैं तड़के में। कढ़ाई में घी डाल ही रही थी कि नकुल ने टोक दिया, थोड़ा और घी डाल ना, अब कंजूस सास मत बनाई। लो भाई, अभी से घी खिलाओ महारानी को। मन तो नहीं था, लेकिन मैंने 2 चम्मच और डाल दिया, क्योंकि खाना बनाने में जो सुकून मुझको हमेशा मिलता है वो आज भी मिल रहा था। कोई पेंटर जैसे अपनी तस्वीर में खो जाता है, या वो लोग जो रियाज करते करते समय को भूल जाते हैं, मेरे लिए रसोई में खाना बनाना ऐसा ही हुआ करता था। मैंने घी में मेथी के दाने, जीरा, लौंग, राई, हरी मिर्च, अदरक सब डाल दिया। मेथी के दाने भूरे होने लगे तो मैंने बेसन मिला दही डाल दिया। खट्टी खुशबू इनको आंगन से उठाकर अंदर ले आई। ये आकर हॉल में जम गए। मैंने छिले हुए आम इस सालन में रख दिए और नमक और गुड़ मिला दिया। धीमी आंच पर दही में आम अपना कमाल करने लगा था। थोड़ी देर बाद मैंने उस पर लाल मिर्च और कड़ी पत्ते का तड़का मार दिया। दही और आम ने सालन को केसरिया रंग दे दिया था। नकुल अब तक किचन में ही भिनभिना रहा था। मैंने ही उसे टोक दिया, 12 बज गए, कब आएंगी मैडम? आती होगी, तू चावल चढ़ा दे, मैं तैयार होके आता हूँ। वो सीढ़ियों से ऊपर जा ही रहा था कि पलटकर बोला, खुला खुला चावल बनाना, वाड़ा कोलम वाला। वो लोग अपनी तरह गीला चावल नहीं खाते। और बाबा, आप क्या बनियान में बैठे हैं, कुर्ता पहन लीजिए ना। मुझे बड़ी खीज आई।
महारानी के लिए क्या क्या बदलना पड़ेगा क्या पता। ये मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। हंसता का शला? मैंने गुस्से में पूछा। गद्दी छिन जाएगी, कहकर वो अंदर चले गए। मैंने चावल का डिब्बा किचन प्लेटफॉर्म पर पटका और मुट्ठी से चावल नापने लगी। चावल तो चिपचिपा ही बनाऊंगी। ठीक 1 बजे दरवाजे की घंटी बजी। नकुल दौड़कर दरवाजा खोलने चला गया। मैं उड़द और चावल के पापड़ निकाल रही थी। अरे आओ ना। नकुल की इतनी नरम आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी थी। मैंने 26 साल जो शहद खिलाया था आज सारा जबान पे उतर आया था उसके। वो ऊंची सैंडल की टक टक करते हुए सीधा अंदर आ गई। आइए, अदिति विश्वकर्मा। हम ऑफिस में साथ में काम करते हैं। नीली जीन्स और सफ़ेद कुर्ती पहनकर आई थी। नाक में उल्टी तरफ रिंग थी। कानों में कुछ नहीं था। बाल बहुत घुंघराले थे। फोटो में इतने घुंघराले तो नहीं थे। अनामिका पर टैटू बना था। कोई कागज की नाव थी। मुझे घूमना बहुत पसंद है ना, ये नाव उसी का सिंबल है, उसने मेरी नज़रें पकड़ते हुए कहा। मैंने एक झूठी मुस्कुराहट उसकी तरफ फेंक दी। मुझे इतना भी समय नहीं मिला था कि जाकर साड़ी बदल लूं, कंघी फेर लूं। मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। बदन पूरा चिपचिपा रहा था। भाई, हम घर संभालने वाली औरतें ऐसी होती हैं। हमें नहीं समय मिलता टक टक करते हुए चप्पल बजाने का। तुम लोग बैठो, मैं रसोई निपटाती हूँ। वो दोनों जाकर इनके पास बैठ गए। इन्होंने मुझ पर कोई तंज जरूर कसा होगा, क्योंकि तीनों मेरी ओर देखकर खिलखिला कर हंसने लगे। जब मेरी शादी हुई थी तो गांव के बाहर सड़क बन रही थी। हम सब लड़कियां सड़क के पत्थर तोड़ने जाती थीं। आई बाबा थे नहीं, मामाओं की गोद में पली बढ़ी थी मैं। मजाल थी कि नजर ऊपर उठ जाए हमारी। ये और ससुर जी जब देखने आए थे मुझे, मैंने तो नजरें जमीन में धसा ली थी। सत्यनारायण की पूजा के बाद पता चला था कि पति की अभी मूछें भी नहीं निकली थी। और इन मैडम को देखो, ससुर के हाथ पर हाथ मार के हंसी ठिठोली हो रही है। ये भी किसी मुंगले से कम थोड़े है। किसी ने 2 मीठे बोल बोले और चिपक गए। इस लड़की से ये भी ना बना कि आकर झांकी जाए रसोई में, थालियां ही ले जाए। मेरा मन जरा भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रहा था। कोई एक तो गुण दिखे मुझे। अगर इस लड़की को खाना बनाना नहीं आता होगा तो मैं इस रिश्ते के लिए किसी भी शर्त पे राजी नहीं होने वाली। फिर चाहे नकुल नाराजी क्यों ना हो जाए। भाई, बातों वाला प्यार टिकता नहीं ज्यादा दिन। प्यार दिखना चाहिए दाल के तड़के में, भरी भरी सी पूरण पोली में, बारीक कटे हुए प्याज में और कुरकुरी लेकिन कम तेल वाली पूड़ी में। असली प्यार तो खाने में ही दिखता है और वही जन्म भर टिकता है। मैंने नहीं नकुल की खातिर आम का सालन बना दिया। मैं पापड़ तल रही थी और भीतर भीतर जल रही थी। तभी नकुल आकर गले में लटक गया। कैसी लगी? क्या? अदिति, और कौन आई? तू थालियां ले जा और ये सालन भी। मैं अभी आई। नकुल मुझे देखता रहा। मैं रसोई से आकर कमरे में बैठ गई। पंखा तेज कर दिया। नाक में तेल की बू भर गई थी और खाना खाने का जरा भी मन नहीं था। लेकिन अब ना खाऊं तो नकुल और ये दोनों नाराज हो जाएंगे। मैंने चेहरे पर ठंडा पानी मारा, बिंदी ठीक की और डाइनिंग टेबल पर आकर जम गई। हंसी ठट्ठा कुछ कम नहीं हुआ था। लखनऊ वाली ने दिल खोल कर खाने की तारीफ की। उफ भाई, मैं तो आपकी फैन हो गई। क्या सालन बनाया है, अम्मा की याद आ गई। मैंने फिर से झूठी मुस्कुराहट से काम चला लिया। मुझे उसकी बातें बड़ी बनावटी लग रही थीं। थाली में इंद्रायणी का चिपचिपा चावल देखकर ये मुझे घूरे जा रहे थे। इन पर तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं ठंडी पड़ी रही। नकुल के चेहरे पर इतना सुकून कभी नहीं देखा था। उसकी हंसी पहाड़ों से कूदते झरने की तरह खिलखिला रही थी। ये मेरा ही बेटा है ना? मैं पल भर उसे निहारती रही। नकुल उसे छोड़ने के लिए उसकी कार तक चला गया। मैं और ये दरवाजे पर ही खड़े थे। दूर से आती दोनों की हंसी मेरे कान में चुभ रही थी। मैं अंदर लौट आई। ये घर संभालेगी? पांव छूने के लिए तो झुका नहीं गया, इससे रिश्ते कैसे संभालेगी? मैं भनभनाती हुई डाइनिंग टेबल समेटने लगी। रसोई में तो कदम भी ना धरा। ये उन बहुओं में से है जो ऑफिस के नाम पे रसोई से भागती फिरती हैं। मैं क्या समझती नहीं? तुम तो अभी से सास बन गई शकू। इन्होंने कांधे पर हाथ रख दिया। अभी बच्ची है, पानी में उतरेगी तो तैर भी लेगी। और माना कि उसने पांव ना छुए, पर
तुम तो हथेली पर 101 का शगुन रख देती, भला उल्टे हाथ से ही सही, तुम तो बड़ी हो। इनकी बात न जाने क्यों सही होकर भी मुझे रास नहीं आई। नकुल ने शायद मेरा चेहरा पढ़ लिया था, इसीलिए उसने दिन भर कोई सवाल नहीं किया। अगली सुबह वो दिल्ली चला गया। दोस्तों के साथ केदारनाथ का प्लान बना था, पूरे हफ्ते भर का। उस रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, अभंग सुनती रही। ये भी करवट बदलते रहे। थोड़ी देर बाद ये उठकर बाहर चले गए। मैं भी उठकर बिस्तर पर बैठ गई, फिर लेट गई। ये काफी देर तक कमरे में नहीं आए तो मैं इन्हें देखने बाहर आ गई। ये झूले पर बैठे थे, माथे से पसीना टपक रहा था और अपना बायां हाथ कसकर दबा रहे थे। मैं हड़बड़ा गई। मैंने पल्लू से इनका पसीना पोंछ दिया। इनकी सांस फूल रही थी। मैंने 10 बार पूछ लिया कि आपको क्या हो रहा है। ये बस हाथ से इशारा करते रहे कि मैं ठीक हूं, पर मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। मैंने नकुल को फोन लगाया। घड़ी में 2 बज रहे होंगे। उसने कहा कि पापा को तुरंत अस्पताल ले जाओ, मैं एम्बुलेंस भिजवा रहा हूं, घर पे मत रुको। मैं तो पूरी ठंडी पड़ गई। इनका पूरा बदन पसीने से भीग गया था। मैं पल्लू से हवा कर रही थी। काश नकुल यहां होता। मैं अकेली क्या करूं अब? आस पड़ोस में किसी को जगाऊं? मन में संकोच हो रहा था। एम्बुलेंस में न जाने कैसे कैसे ख्याल मेरे दिल में घूमने लगे थे। इनका चेहरा देखा नहीं जा रहा था। मैंने अपने आंसू पूरी ताकत लगाकर रोके हुए थे। अस्पताल पहुंचकर इनको इमरजेंसी वाले कमरे में ले गए। मैं बाहर ही खड़ी रही। मेरी सुध-बुध कुछ काम नहीं कर रही थी। मैं आते जाते हर आदमी को देख रही थी। अचानक मुझे ये लड़की दौड़ कर आती हुई दिखाई दी, यही लखनऊ वाली। उसने मुझे एक नजर देखा और सीधा अंदर घुस गई। पीछे पीछे मैं भी अंदर चली गई। न जाने उसने डॉक्टर से क्या बात की, कितने फॉर्म भरे, कहाँ कहाँ मेरे दस्तखत लिए, कहाँ कितने पैसे भरे, मुझे कुछ याद नहीं। वो जहाँ जहाँ जिस जिस काउंटर पर जा रही थी, मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी, जैसे मेले में कोई बच्चा माँ का पल्लू पकड़े चलता हो। थोड़ी देर बाद अलग अलग मशीनें इनके बदन से जोड़ दी गईं। लगभग आधे 1 घंटे के बाद मैंने आईसीयू के बेड पर इन्हें आराम करते देखा। ये मुस्कुरा रहे थे। लखनऊ वाली अभी भी डॉक्टर से कुछ बात कर रही थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। मुझे एक नर्स ने आईसीयू से बाहर निकाल दिया तो मैं बेंच पर आकर बैठ गई। दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। कल दिन भर हंसी ठिठोली कर रहे थे और आज एकदम सर पर यह पहाड़ सा टूट पड़ा। सुबह का सूरज आंख में उतर रहा था। मैंने आंख बंद कर ली। मेरी हथेली को किसी ने कसकर थाम लिया। मैंने नजरें उठाई तो वो ही लखनऊ वाली थी। मेरे आंसू न जाने क्यों अब रुक नहीं पाए। मैं उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो मेरे बिखरे बालों को संवारती रही, अपने स्कार्फ से मेरे आंसू पोंछती रही। नकुल उसी दोपहर लौट आया था। तीसरे दिन हम इनको घर ले आए। अस्पताल के खाने से इनका जी उब गया था। डॉक्टर ने तेल, मिर्च और नमक सब पर लगाम कस दी थी। मैं डाइनिंग टेबल पर थालियां लगा ही रही थी कि नकुल ने कढ़ाई से ढक्कन हटाया। बड़ी टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, अरे आज फिर आम का सालन? तू कब से खट्टा खाने लगी? वो आ रही है ना तेरी लखनऊ वाली, वो मेरे गले में लटक गया। ओ तो बहू मान लिया तूने उसको, लेकिन उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं। मैं एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। मैंने आंख भर के उसे देखा, उसका चेहरा हाथ में लिया और कहा, तुझे तो आता है। अरे सब खाना ही बनाएंगे तो खाएगा कौन? खाने वाला भी तो कोई चाहिए। इन्होंने तुरंत पीछे से तंज कस दिया। लो छिन गई गद्दी। बस इतनी सी थी ये कहानी।